प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पतंग कविता, जिसके रचयिता हैं कविवर आलोक धनवा। ये उनकी तस्वीर है मेरे साथ। कवि का परिचय बता दूं। आलोक धनवा 7वें-8वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। उनका जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इनकी साहित्य सेवा के कारण उन्हें राहुल सम्मान मिला। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान व पहल सम्मान से भी नवाजा गया। ये पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्से में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने जोधपुर के अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग, कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों व विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। इनकी मुख्य रचनाएं जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां आदि कविताओं से इन्हें प्रसिद्धि मिली। इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह सन 1998 में दुनिया रोज बनती है शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में व्यक्तिगत भावनाओं के साथ सामाजिक भावनाएं भी मिलती हैं। साथ ही इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का चित्रण है। ये बाल मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं पतंग, यह कविता बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर चित्रण है। और इसमें कवि ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ये बिंबों का सुंदर प्रयोग करते हैं, जो इस कविता में भी हम देखेंगे। इनकी भाषा सहज व सरल है और साथ ही साथ इन्होंने अलंकारों का सुंदर व कुशलता से प्रयोग किया है। कविता है, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। पहले अर्थ देख रहे हैं। भादों की घोर अंधियारी रातों और मूसलाधार वर्षा के उपरांत जब शरद ऋतु की भोर होती है, उस समय सूर्योदय काल का दृश्य अत्यंत ही मनोहारी होता है। लालिमा युक्त भोर खरगोश की चमकीली आंखों की तरह आकर्षक होती है। इस कविता में इन पंक्तियों में कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए उसे साइकिल चलाते हुए व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है, जो ऋतुओं रूपी पुल को पार करके आता है। कई ऋतुओं के पश्चात शरद की चमकीली सुबह और वातावरण में व्याप्त चहल पहल मानो साइकिल की घंटी की तरह घरों में बंद बच्चों को बाहर निकलने का आमंत्रण देते से प्रतीत होती है। अब यहाँ पे हम इसका बिंब देखें। कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। उपमा, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। मिश्रित शब्दावली है। अब आगे पंक्तियां हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ पे कवि बताना चाहते हैं कि बच्चे प्रकृति का सबसे कोमल रूप होते हैं। वे ऊर्जा और उत्साह से परिपूर्ण जब पतंग उड़ाने बाहर निकलते हैं, तो मानो प्रकृति भी उनका साथ देने को उत्साहित हो उठती है। शरद ऋतु का आकाश निर्मल यानी कि स्वच्छ और मुलायम प्रतीत होता है, ताकि बच्चों की पतंग गगन की सीमाओं को छू सके। बरसात में हवा बंद होती है, आकाश में बादल रहते हैं, इसलिए पतंग नहीं उड़ सकती है। मृदुल गात यानी कोमल शरीर वाले बच्चों के हाथों में कोमल और नाजुक वस्तु के रूप में कवि ने पतंग जैसी नाजुक वस्तु की कल्पना की है, जो सबसे रंगीन
और सबसे पतले कागज से निर्मित है और जिसकी कमानी यानी आधार भी बेहद पतला है। इस तरह हल्की और रंगीन पतंग को उड़ाते हुए कवि तितलियों के समान वातावरण को अत्यंत ही मोहक बना देते हैं। आगे पंक्तियां हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। यहाँ पे बच्चे आप समझ लें, बच्चे कपास यानी रुई की तरह अत्यंत ही कोमल होते हैं। हल्के और कोमल शरीर वाले बच्चे जब छतों पर उत्साह और उमंग से दौड़ते हुए पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पेड़ की लचीली डालियां हवा के झोंके पर झूल रही हों। पतंग उड़ाते बेसुध बच्चों के साथ पृथ्वी भी मानो घूमती हुई उनके कदमों के नीचे आ जाती है। कठोर धरती भी उन्हें मुलायम प्रतीत होती है। बच्चों की पतंग उड़ाती हुई कोमल पगध्वनियां, उनके पैरों की मधुर ध्वनियां वातावरण को गुंजित कर देती है और चारों दिशाओं में मानो मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र होता है ढोलक की तरह, तो चारों दिशाओं मानो मृदंग की थाप सुनाई देती है। पतंग उड़ाते हुए बच्चों को छतों के खतरनाक किनारों से उनका उत्साह और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही गिरने से बचाता है। बच्चों का शरीर कोमल होता है, वे ऐसे लगते हैं मानो जैसे कपास की नरमी और लोच लेकर पैदा हुए हैं। लचीलापन, उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए मानो धरती भी लालायित रहती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती, उनके पैरों के नीचे छतें भी नरम हो जाती हैं। उनकी पदचाप से चारों दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। उनके शरीर में किसी वृक्ष की डाली की तरह लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। यहाँ पे काव्य सौंदर्य है। कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का, प्रयासों का मनोहारी वर्णन किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में भावानुकूल सहज अभिव्यक्ति है। मिश्रित शब्दावली है। पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है। अब अंतिम अंश। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ते से प्रतीत हो रहे हैं। कभी कभार वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण शरीर उनका हल्का होता है, लचीला होता है, वे बच जाते हैं और उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। वे और अधिक उत्साह के साथ फिर एक नए सूरज के सामने आते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और भी अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और भी तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। यहाँ पे काव्य सौंदर्य में आप देखें, बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बनते हैं, इस भाव की अभिव्यक्ति है। मुक्त छंद का प्रयोग है। मानवीकरण, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली में सहज भावाभिव्यक्ति है। दृश्य बिंब है, भाषा में लाक्षणिकता है और पूरी कविता में बिंब विधान है। तेज बौछारें
वर्षा की गिरती बौछारें गतिशील दृश्य बिंब है। सवेरा हुआ स्थिर दृश्य बिंब है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यहाँ पे उपमा अलंकार भी है और बिंब के रूप में स्थिर दृश्य बिंब है। पुलों को पार करते हुए गतिशील दृश्य बिंब है। साइकिल चलाते हुए ये भी गतिशील दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चूंकि घंटी की आवाज ध्वनि, तो यहाँ पे श्रव्य बिंब है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यहाँ भी गतिशील दृश्य बिंब है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, तो मुलायमियत का हम स्पर्श करते हैं, इसीलिए स्पर्श दृश्य बिंब है। और पतंग ऊपर उठ सके, गतिशील दृश्य बिंब है। अब इसमें कुछ प्रश्न आप देखें। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। मूसलाधार बारिश के बाद आकाश बिल्कुल निर्मल हो गया है। सवेरा बिल्कुल खरगोश की आंखों की तरह लाल चमकीला सा दिख रहा है और वातावरण में चहल पहल व्याप्त हो गई है, पक्षी चहचहाने लगे हैं। दूसरा प्रश्न है, पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर में, क्योंकि बच्चे सबसे कोमल होते हैं, प्रकृति के सबसे कोमल उपादान हैं, इसीलिए उनके हाथों में सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज जो है सुशोभित किया गया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो जिस प्रकार रुई यानी कपास बहुत ही मुलायम होता है, हवा के वेग से इधर से उधर वो हवा में उड़ सकता है, उसी प्रकार बच्चे कोमल होते हैं, हल्के शरीर वाले होते हैं और वो जो आसानी से इधर उछल कूद सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से क्या संबंध है? तो बच्चे उत्साह और उमंग के साथ जब पतंग उड़ाते हैं, उनकी दृष्टि अपने पतंग की ओर ही रहती है, पूरे एकाग्रचित होकर तन मन से वे पतंग के साथ साथ उड़ने लगते हैं। और अगला प्रश्न है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? तो वास्तव में जब एक बार हम असफल होते हैं या एक बार चुनौतियों का सामना कर लेते हैं, तो हमारे अंदर का भय समाप्त हो जाता है और पुनः उत्साह के साथ हम फिर से नए सिरे से नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कविता का संदेश है इस पाठ का उद्देश्य जो है, लक्ष्य के प्रति समर्पण और उत्साह ही जीवन में सफलता का मार्ग है। जो व्यक्ति असफलताओं की चुनौतियां स्वीकार कर पुनः आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं, तो प्रकृति भी उनका साथ देती है। कहा भी गया है, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अंग्रेजी में भी कहा गया है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। पतंग जैसे लघु संसाधन या छोटी वस्तुएं भी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। धन्यवाद।